कहानी लंदन इंग्लैंड में पहुंचती है, जहां एजेंट नेथन डायरेक्टर काहन को एक महत्वपूर्ण मिशन के बारे में बताता है। 2 रात पहले एक महत्वपूर्ण शिपमेंट चोरी हो गया था और इसे वापस पाना बहुत जरूरी है। जब काहन ने पूछा कि शिपमेंट में क्या था, तो नेथन ने कबूल किया कि उसे नहीं पता। उसे बस इतना पता चला कि इसे ब्लैक मार्केट में $10 बिलियन में बेचा जाना है, जिससे हाई प्रोफाइल आतंकवादी आकर्षित होंगे। नेथन को एक टीम बनाने और हैंडल कोडनेम वाली कलाकृति को वापस पाने के लिए हर संभव प्रयास करने का पूरा अधिकार दिया गया है। नेथन की पहली भर्ती ऑर्सन है, जो सबसे अच्छे एजेंटों में से एक है। हालांकि हाल के वर्षों में वह कुछ हद तक अनियमित और अस्थिर रहा है। उसे अजीबोगरीब डर है और तब से वह एक शानदार छुट्टी जीवन जी रहा है। अगले दिन नेथन ऑर्सन से मिलने के लिए मोरक्को जाता है और उसे याद दिलाता है कि अपनी छुट्टियों पर $2 मिलियन से ज्यादा खर्च करने के बाद अब उन विलासिता के लिए काम करने का समय आ गया है। ऑर्सन इस शर्त पर सहमत होता है कि उसकी विलासिता बरकरार रहे। वे टीम के बाकी सदस्यों जेजे और सारा से मिलने के लिए सीधे मैड्रिड के लिए उड़ान भरते हैं। टीम कलाकृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी वाली डिस्क ले जाने वाले एक व्यक्ति का पता लगाने के लिए कार्रवाई में जुट जाती है। सारा जेन को लक्ष्य का पीछा करने का निर्देश देती है, जबकि बाकी लोग घात लगाने की तैयारी करते हैं। हालांकि जेन ही घात में फंस जाती है और यह बताती है कि इस मिशन पर टीम अकेली नहीं है। जैसे ही वे जेन को भेजते हैं, टीम के बाकी सदस्य एक एक करके बाहर हो जाते हैं और मिशन जल्दी ही नियंत्रण से बाहर हो जाता है। ऑर्सन घुसपैठिए की चालों को पहचानता है और टीम को चेतावनी देता है कि माइक और जॉन, जो उसके पूर्व सहयोगी हैं और जिन्होंने पक्ष बदल लिया है, आसपास हो सकते हैं। ऑर्सन खुद अगला लक्ष्य है, लेकिन हमेशा एक कदम आगे रहता है। वह तेजी से 2 हमलावरों को मार गिराता है और जेजे को संकेत देता है और साथ मिलकर वे लक्ष्य को पकड़ने की कोशिश कर रहे हमलावरों को बेअसर कर देते हैं। वे भाग जाते हैं, लेकिन पीछा किए बिना नहीं। पीछा करने के दौरान सारा नेथन की मदद से पूरी डिस्क की नकल करने में कामयाब हो जाती है। हालांकि टीम माइक के आदमियों से घिरी रहती है, जो इस बात से क्रोधित हैं कि उनका लक्ष्य पीछा करने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मर गया। डिस्क को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक में एक विशिष्ट पता और समय है, जबकि दूसरे को एनक्रिप्ट किया गया है, जो सारा के कौशल को भी चुनौती देता है। नेथन ने खरीदार से मिलने के लिए मृतक व्यक्ति का रूप धारण करने का फैसला किया, जिसकी पहचान चेहरे की पहचान के माध्यम से बेन हैरिस के रूप में की गई, जो कुख्यात हथियार डीलर ग्रेग सिमंस का जाना माना सहयोगी था। यह देखते हुए कि ग्रेग के करीब पहुंचना कितना मुश्किल है, उसे व्यक्तिगत रूप से देखने का एकमात्र तरीका उसकी किसी पार्टी में आमंत्रण प्राप्त करना है। इसे अंजाम देने के लिए वे डैनी नामक एक प्रसिद्ध अभिनेता और ग्रेग के प्रशंसक को शामिल करते हैं, जो उसे उसकी भाभी के साथ उसके आपत्तिजनक फुटेज को जारी करने की धमकी देकर विवश करता है, जिसे सारा ने उसके फोन से प्राप्त किया था। योजना अपेक्षा से बेहतर काम करती है। जब ग्रेग को पता चलता है कि डैनी फ्रांस में होगा, तो वह एक पार्टी का निमंत्रण और $10 मिलियन का चेक भेजता है, स्पष्ट रूप से एक सुपर फैन। एक बार पार्टी में डैनी ग्रेग को आकर्षित करता है, जिससे टीम को पता चलता है कि ग्रेग का सहायक उसका फोन संभालता है। सारा को उसके करीब जाने की जरूरत है, लेकिन जब माइक पार्टी में खलल डालने के लिए आता है, तो चीजें मुश्किल हो जाती हैं। ऑर्सन और माइक के बीच पहले फोन पाने की होड़ लग जाती है, जबकि सारा कुछ मीटर दूर से उसका क्लोन बनाने का प्रयास करती है। ठीक उसी समय माइक का साथी जॉन प्रकट होता है और उनके कवर को खतरे में डालता है। ऑर्सन ऊपर की मंजिल पर माइक के एक अविनाशी आदमी से लड़ता है और अंततः उसे नीचे गिरा देता है। एक बार फोन क्लोनिंग पूरी हो जाने के बाद वे तेजी से बाहर निकल जाते हैं। सारा का काम चमकता है, क्योंकि उसने ग्रेग के कार्यालय में कई माइक्रोफोन लगाए हैं। सुनते हुए टीम अलेक्जेंडर नामक एक रूसी माफिया से ग्रेग की बातचीत सुनती है, जो हैंडल के कब्जे में है और उससे कलाकृति के लिए एक खरीदार खोजने के लिए कह रहा है। नेथन निराश है, क्योंकि यह दूसरी बार है जब माइक ने उनके मिशन में हस्तक्षेप किया है। वह निदेशक खान को यह जांचने के लिए बुलाता है कि क्या एजेंसी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो जानकारी लीक कर रहा है। उनकी योजना का अगला चरण रूसियों के बेस में घुसपैठ करना है, ताकि उनके कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा सके, जिससे टीम कलाकृति के स्थान या इसकी आसन्न बिक्री की साइट को ट्रैक कर सके। जाने से पहले ऑर्सन कुछ सामान चुरा लेता है, ताकि यह एक सामान्य चोरी जैसा लगे, जिससे कंप्यूटर से छेड़छाड़ के बारे में संदेह कम हो जाए। अगली सुबह सारा को पता चलता है कि ग्रेग कासिम नामक एक व्यक्ति से मिलने के लिए तुर्की जा रहा है, जिसने कलाकृति के लिए एक खरीदार ढूंढ लिया है। इसका मतलब है कि डैनी को एक और भूमिका निभानी है, और इस बार सारा उसकी गर्लफ्रेंड के रूप में उसके साथ रहेगी, क्योंकि ग्रेग को अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड चुराने में मजा आता है। जब डैनी ने सहजता से बताया कि वह साराह को डेट कर रहा है, ग्रेग तुरंत उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि उसे अपने कलेक्शन से एक कार भी उपहार में देता है। इस बीच ऑर्सन और जेजे कासिम का पीछा करते हैं, जो अभी अभी आया है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि माइक भी उसका पीछा कर रहा है, तो चीजें जटिल हो जाती हैं। जब कासिम चला जाता है, तो वह एक अखबार छोड़ जाता है, जिसे बेन उठा लेता है। ऑर्सन बेन का पीछा करने का फैसला करता है।
बेन के अंगरक्षक से निपटने के बाद वह शहर के भीड़ भरे बाजारों में मोटरसाइकिल पर सवार बेन का पीछा करता है। बेन एक लिफ्ट तक पहुंचता है, लेकिन ऑनरसन को अपने सिग्नल जैमर को चालू रखने के लिए सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है। अन्यथा अगर बेन के फोन में सिग्नल आ जाता है तो डैनी और साराह गंभीर खतरे में पड़ सकते हैं। जब ऑर्सन आखिरकार ऊपर पहुंचता है तो बेन उसे पीछे से चौंका देता है और उसके बाद होने वाली लड़ाई में ऑर्सन उसे मार देता है। अखबार की बदौलत उन्हें डिस्क को डिक्रिप्ट करने की कुंजी मिल जाती है, जिससे पता चलता है कि आर्टिफैक्ट एक एआई है जो किसी भी देश के परमाणु मिसाइल सिस्टम को हैक करने में सक्षम है। हालांकि इसके लिए एक एक्टिवेशन कोड की आवश्यकता होती है, जिसे अब ऑनरसन को बेन का रूप धारण करके प्राप्त करना है। चुनौती यह है कि सौदे के दौरान ऑनरसन को ग्रेग से बात करनी होगी ताकि सारा कॉल की निगरानी करे और बेन की आवाज की नकल करने के लिए रियल टाइम वॉइस अल्टरिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करे। मीटिंग पॉइंट पर टीम अंततः खरीदार को देखती है, जो हैंडल के लिए $10 मिलियन का भुगतान करने को तैयार है। जब ऑनरसन कॉल करता है तो सारा का सॉफ्टवेयर ग्रेग को एक्टिवेशन कोड प्रदान करने के लिए धोखा देकर त्रुटिहीन रूप से काम करता है। अब ऑनरसन के पास वह सब कुछ है जिसकी उसे जरूरत है, लेकिन रूसियों को संदेह होने लगता है। तभी सौदे के लिए ग्रेग द्वारा रखे गए $10 बिलियन अचानक उसके खाते से गायब हो जाते हैं, जिससे अलार्म बज उठता है। ऑर्सन के सिर पर बंदूक तानते हुए जे तुरंत हरकत में आता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। ऑर्सन मौके का फायदा उठाकर एक कार चुरा लेता है, जिसके अंदर कलाकृतियां रखी होती हैं, जबकि टीम सारा को तुरंत हवेली छोड़ने के लिए सचेत करती है। जैसा कि अनुमान था, माइक हथियारों से लदे एक हेलीकॉप्टर के साथ आता है और रूसियों को खत्म करता है तथा अपने आदमियों को अवरोधन के लिए भेजता है। ऑर्सन ने उसे नियंत्रण में नहीं रहने देने का निश्चय किया। डैनी एक कार को हॉटवायर करने में सफल हो जाता है तथा सारा के गैरेज की ओर जाते ही उसका सामना ग्रेग से होता है, जो उस पर डोरे डालता है। सौभाग्य से उसे उसकी संलिप्तता पर संदेह नहीं होता, जब तक सुरक्षाकर्मी ग्रेग को इस अराजकता के बारे में सूचित करते हैं। डैनी तथा सारा पहले ही भाग चुके होते हैं तथा एक और तेज गति से पीछा करते हैं। इस बीच माइक रूसियों पर काबू पाकर तथा कलाकृति को सुरक्षित करके स्थिति पर हावी हो जाता है। जैसे ही उसका हेलीकॉप्टर ऊपर चढ़ता है, जे एक महत्वपूर्ण शॉट लगाता है, जिससे ऑर्सन बच जाता है। इस बीच डैनी को कुछ फिल्मी स्टंट वास्तविक जीवन में करने पड़ते हैं, क्योंकि वह सड़क पर तेजी से भागते हुए गोलियों की बौछार से बचता है। जैसे जैसे तेज गति से पीछा बढ़ता है, सारा कंप्यूटर से परे अपने कौशल का प्रदर्शन करती है, जबकि डैनी उन्हें जीवित बाहर निकालने के लिए अपना काम करने के लिए तैयार हो जाता है। सौभाग्य से अर्सन हेलीकॉप्टर में आता है और उनका रास्ता साफ करने के लिए कुछ मिसाइलें दागता है। टीम के सुरक्षित होने के बाद नेथन उन्हें सूचित करता है कि माइक प्रतिद्वंद्वी एजेंसी से अलग हो गया है और अपने फायदे के लिए आर्टिफैक्ट का उपयोग करने की योजना बना रहा है। सीमित विकल्पों के साथ ऑर्सन ग्रेग का सामना करने के लिए वापस आता है। सारा ग्रेग को बताती है कि उसने उसके सर्वर से उसके सभी क्लाइंट और रहस्य चुरा लिए हैं। कोने में फंसकर ग्रेग आर्टिफैक्ट के लिए माइक की योजना का खुलासा करते हुए सहयोग करने के लिए सहमत होता है। वह बताता है कि ट्रेंट और अर्नोल्ड, जो नाव पार्टी में थे लेकिन कम प्रोफाइल रखते थे, दुनिया की 90% सोने की आपूर्ति को नियंत्रित करते हैं। उनका लक्ष्य हैंडल के भीतर एआई को फिर से प्रोग्राम करना है, ताकि वैश्विक पावर ग्रिड विफलता पैदा हो, जो दुनिया को एक नए अंधकार युग में ले जाए, जहां सोना एकमात्र मुद्रा बन जाए और वे दुनिया के शासक बन जाएं। उस रात ऑर्सन और टीम कार्रवाई में जुट जाती है, जबकि ग्रेग और डैनी चारा के रूप में काम करते हैं। ग्रेग की वैश्विक रूप से कुख्यात अपराधी के रूप में उपस्थिति डैनी के अभिनय को परखती है। ग्रेग ने तुरंत ट्रेंट और अर्नोल्ड को याद दिलाया कि उसे सौदे के लिए $1 बिलियन का कमीशन नहीं मिला है। अहंकार के साथ वे उसकी मांगों को खारिज करते हुए कहते हैं कि माइक ने काम पूरा कर लिया है, इसलिए कमीशन उसका है। ग्रेग ने शांत भाव से जवाब दिया कि उसने अपने पैसे के लिए बहुत दूर की यात्रा की है और आगे बढ़ने से ठीक पहले वह एक प्रदर्शन के लिए एक संक्षिप्त क्षण का अनुरोध करता है। अचानक मिसाइलों की बारिश ने उनके संचार टावरों को नष्ट कर दिया। ग्रेग ने शांति से डैनी को माइक सहित उनके सभी परिवारों के नाम और स्थानों को सूचीबद्ध करने वाले दस्तावेज वितरित करने का निर्देश दिया। जाने से पहले ग्रेग ने उन्हें चेतावनी दी कि उस सूची में प्रत्येक व्यक्ति को 90 सेकंड में मिसाइल से मारा जाएगा, जब तक कि उसे स्थानांतरण नहीं मिलता। जैसे ही खलनायक घबराते हैं, ऑर्सन परिसर में घुसपैठ करता है और लगभग सभी गार्डों को खत्म कर देता है, जबकि ट्रेंट, अर्नोल्ड और माइक ग्रेग के अल्टीमेटम से विचलित हो जाते हैं। ग्रेग के बाहर निकलते ही खलनायकों का अहंकार फीका पड़ जाता है और उनकी जगह केवल आतंक आ जाता है। जब माइक को पता चलता है कि वह अपना कमीशन खोने वाला है, तो ट्रेंट और अर्नोल्ड के साथ उसका गठबंधन टूट जाता है और टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। एक आश्चर्यजनक मोड़ में माइक शांत हो जाता है और उन्हें ट्रांसफर करने देता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वह वास्तविक समय में उनके पासवर्ड क्लोन कर रहा है। एक बार जब उनके तकनीकी विशेषज्ञ ने उनके खातों पर नियंत्रण की पुष्टि कर दी, तो माइक ने उन्हें मारने का आदेश दे दिया। जब तक ऑर्सन शीर्ष मंजिल पर पहुंचता है, तब तक माइक को छोड़कर सभी मर चुके होते हैं, जो एक आश्चर्यजनक हमला करने का प्रयास करता है। एक तेज निर्णायक प्रहार के बाद अर्सन एक बार फिर दुनिया को बचाते हुए कलाकृति को सुरक्षित कर लेता है। जे और साराह सुदृढ़ीकरण आने से पहले अर्सन को निकालने के लिए समय पर पहुंचते हैं। अगले दिन अर्सन नेथन को कलाकृति सौंपता है, जो टीम को सूचित करता है कि ग्रेग अरबों डॉलर लेकर गायब हो गया है।
हालांकि वह यह भी बताता है कि डैनी सुरक्षित है और वास्तव में ग्रेग के निर्देशन में एक फिल्म की शूटिंग कर रहा है। टीम रूसियों से चुराए गए गहनों से अर्जित कुछ पैसे के साथ सेट पर जाने की योजना बनाती है। फिल्म का समापन डैनी द्वारा ग्रेग के प्रतिष्ठित प्रदर्शन की नकल करने के साथ होता है, जो ग्रेग द्वारा निर्देशित अपनी अगली भूमिका के लिए है।